हेलो गाइस, मैंने अभी अभी ये नया हिंदी मांगा चैनल स्टार्ट किया है। सच बोलूं तो स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ताकि टुकड़े मुश्किल से पहचाने जा सकते हैं। एक आदमी दूसरे को पकड़कर जोर से सांस ले रहा है। नीली आंखों और सफेद बालों वाला आदमी नोट करता है कि उसे पता था वह उन बेकार के लोगों से बहुत अलग है जिनके साथ वह था। आदमी उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी उसे बताता है कि उसे वही करना चाहिए जो वह यहाँ करने आया है। उसे उसे मार देना चाहिए क्योंकि वह वही है जो इसे पहले स्थान पर कर सकता। लेकिन आदमी मना कर देता है क्योंकि वह अपने हाथों को उसके खून से लाल नहीं करना चाहता। उसने इस टीम के सभी लोगों से वादा किया था कि वह उसे कुर्सी पर बैठाएगा ताकि न्याय सही तरीके से मिले, उसे कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसे इस दिन का पछतावा होता है क्योंकि उसे उसे तब मार देना चाहिए था जब उसके पास मौका था। बाद में खबरें बताती हैं कि कुख्यात खलनायक सुंग हुआन हुआंग, जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया था, को पकड़ लिया गया है और जल्दी से मौत की सजा सुनाई गई है। अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुपर पावर दबाने वाला उपकरण उस पर लगाया गया है और उसे रुकुलस जेल के 5वें बेसमेंट फ्लोर पर कैद किया गया है, जो हर खलनायक को एक समय में रखने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त गंग यूसियो के साथ लड़े हुए शक्तिशाली नायकों को एक साथ दफनाया जाएगा और उनकी दफनाई रात को होगी ताकि यह याद किया जा सके कि उनकी बलिदान व्यर्थ नहीं गया। गंग यू उन्हें मुश्किल से देख सकता है, भले ही वे जमीन पर हों, टीवी पर। लेकिन जैसे ही वह देखता है, कोई उसके पीछे टीवी बंद कर देता है और कहता है कि वह अभी भी ठीक हो रहा है, इसलिए उसे टीवी नहीं देखना चाहिए। यह उसका भाई गंग होसियो, रुकुलस जेल निरीक्षक है। अपने भाई को देखकर गंग यू अपने हाथों को देखता है और एक अंधकार उसे घेर लेता है क्योंकि उससे उस बदमाश को अपने 2 हाथों से मार देना चाहिए था। गंगो कहता है कि उसने आखिरकार अपने साथियों से यह वादा किया था। हमले से पहले उनमें से एक ने कहा था कि नायक नायक होते हैं क्योंकि वे लोगों की जान बचाते हैं। यह उनका कर्तव्य नहीं है कि वे अपराधियों को मारे। इसलिए इस मिशन पर वे किसी को नहीं मारेंगे, भले ही वे एक खलनायक हों जिसने भयानक काम किए हों। क्योंकि अपराधी भी कभी लोग थे, इसलिए कम से कम उन्हें अदालत में पेश होना चाहिए। गंगयू ने उसकी छोटी दिन स्वप्न की सराहना की। तभी उसने उससे वादा कराया कि भले ही वे मर जाए, वह किसी को नहीं मारेगा, भले ही वे इसके लायक हों। गंगो उसी धारणा से सहमत है क्योंकि लोगों को केवल कानून द्वारा मौत की सजा दी जानी चाहिए। हालांकि उसके जैसे सुधारक अधिकारियों को सजा को लागू करना होता है। उसे नहीं बताना चाहिए, लेकिन हुआंग को अगले सप्ताह फांसी दी जाएगी और वह भी वहां होगा। उसने पहले ही एक नायक के रूप में अपना काम कर लिया है, बाकी वह कानूनी प्रणाली पर छोड़ सकता है। उन्हें अपने साथियों को अंतिम अलविदा कहने जाना चाहिए, उस स्थान पर जहां नायक दफनाए गए। अनगिनत फूल और संदेश रखे गए हैं, जबकि हर कोई हुआंग की त्वरित मौत के लिए चिल्ला रहा है। कंगियो ने भी एक नीला फूल रखने के लिए गया, लेकिन इसके 1 सप्ताह बाद उस दिन फांसी गैंग हो की हत्या कर दी गई। उस हत्यारे ने, जिसने एक पुरानी विचारधारा के नाम पर अनगिनत लोगों की हत्या की, जीवित रहा, जबकि उसका भाई, जिसने कानून के लिए सब कुछ किया और एक जिम्मेदार आदमी था, मर गया। जब वह गैंग हो के अंतिम संस्कार पर बैठता है तो से यून जो नाम की एक महिला, जो हास्यास्पद जेल अधीक्षक है, आती है और पूछती है कि क्या वह 1 मिनट के लिए बात करना चाहेंगे। जब वह सहमत होता है तो वह उसे हुआंग की फांसी के दौरान क्या हुआ इसका एक वीडियो देती है। अनिच्छा से वह इसे देखता है। जब वे सभी हुआंग को उसके अंतिम क्षणों की ओर खींच रहे थे, उसने गैंग हो को गैंगयो के भाई के रूप में पहचाना और यह भी महसूस किया कि उसके पास एक भी सुपर पावर नहीं है। क्या इसलिए वह एक जेल गार्ड है? उसने यह भी सोचा कि उनमें से कौन बड़ा है, लेकिन गैंग हो ने उसे तब तक नहीं बताया जब तक उसने नहीं पूछा कि जब वह किसी की जान लेता है तो उसे कैसा लगता है। चूंकि वह एक फांसी देने वाला है, उसने शायद बहुत से लोगों को मारा, ठीक उसी तरह जैसे उसने किया। तो यह कैसा लगता है? वह पहले बताएगा कि यह काफ़ी आसान लगता है। गैंग हो ने पूछा कि वह ऐसा कैसे कह सकता है, लेकिन हुआंग काफ़ी शाब्दिक था क्योंकि जैसे ही वह किसी को अपनी उंगली से छूता है, वे आंतों और खून के विस्फोट में पॉप हो जाते हैं। गैंग हो ने कहा कि वे एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि जब भी उसे किसी को मारना पड़ता है, वह अत्यधिक अपराध बोध से भरा होता है। उसके जैसे राक्षसों के लिए भले ही वह केवल एक मामूली बटन दबाता है, फिर भी उसे रात में आतंक आते हैं और वह मुश्किल से सो पाता है, भले ही वे लोग इसके हकदार हों। वे कैदी जिन्हें उसने उसके सिर में बिना किराए के चलता है और उसे तब तक परेशान करेगा जब तक वह मर नहीं जाता। हुआंग पूछता है कि अगर ऐसा है तो वह यहाँ क्यों काम कर रहा है, लेकिन गांग हो नोट करता है कि किसी को तो करना है, आखिरकार यह सिर्फ एक नौकरी है। जब निष्पादन शुरू होने वाला था, गांग हो ने हुआंग के अंतिम शब्द पूछे, लेकिन उसने बस एक बीमार मुस्कान के साथ पूछा कि वह और उसका भाई में से कौन बड़ा है, जिससे गांग हो ने निष्पादन शुरू कर दिया। उल्टी गिनती शुरू हुई और इले पर वीडियो कट गया। सेयुन बताता है कि निष्पादन के क्षण के तुरंत बाद सुविधा की सारी शक्ति बंद हो गई, जो एक अज्ञात ईएमपी हमले द्वारा किया गया था, जिससे हुआंग भागने में सफल हो गया। सभी सुधारात्मक अधिकारियों ने नीचे गिर गए और उनमें से सबसे बड़े ने रेडियो पर बैकअप के लिए कॉल किया, क्योंकि वे जिस कैदी को ले जा रहे थे वह भाग गया था। लेकिन जैसे ही हुआंग ने उसे छुआ, वह मरोड़ने लगा और धब्बे बनने लगे, जब तक कि उसने कहा वह फट गया। गांग हो के सामने हुआंग उसके पास गया और कहा कि वह बड़ा भाई होना चाहिए, लेकिन वह कुछ पुष्टि चाहता था। गांग हो नहीं जानता था कि क्या करना है, इसलिए उसने वही किया जो उसकी नौकरी में था, हुआंग पर हमला किया। स्वाभाविक रूप से उसे कोई मौका नहीं मिला क्योंकि हुआंग ने बस उसका हाथ काट दिया, लेकिन वह अभी भी इस बारे में दबाव डाल रहा था कि उनमें से कौन बड़ा है, उसे पता होना चाहिए। अपनी भयानक स्थिति में भी गांग हो ने अपनी बैटन उठाई और उस पर चार्ज किया। जैसे ही हुआंग ने अपना हाथ हटाया, लेकिन वह अभी भी इस बारे में दबाव में था कि उनमें से कौन बड़ा है, उसे पता होना चाहिए।
अपनी भयानक स्थिति में भी गंगहो ने अपनी छड़ी उठाई और न्याय की सेवा के लिए चार्ज किया, और जैसे उसे मारना चाहिए उस क्षण में हुआंग ने उसे मांस के एक गट्ठर में संकुचित कर दिया। अब ईएमपी हमले ने हर मंजिल पर सभी कैदियों को मुक्त कर दिया है, जिसका मतलब है कि वे अब पूरी तरह से जेल पर नियंत्रण रखते हैं। उन्होंने भागने से रोकने में सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल की, लेकिन कई अधिकारी अभी भी अंदर है। शायद वे अब तक मर चुके हैं। गंगहो पूछता है कि इस ईएमपी हमले को किसने लॉन्च किया, लेकिन सेह्यून को नहीं पता, क्योंकि वे अभी भी इसकी जांच कर रहे हैं। वह अपने भाई के अंतिम संस्कार में आने के लिए माफी मांगती है और उससे कुछ पूछने की हिम्मत करती है, लेकिन क्या वह जेल में दंगे को दबा सकता है? गंगहो तुरंत सहमत होता है, लेकिन उसके पास एक छोटी सी शर्त है जो उसने एक बार पूरी की थी। उसके पुराने साथी हमेशा उसे बताते थे कि नायक दूसरों को बचाते हैं, उन्हें नहीं मारते, और उसका भाई जो एक सुधार अधिकारी था ने कहा कि लोगों को केवल कानून द्वारा सजा दी जा सकती है और किसी और द्वारा नहीं। जो लोग ये कर्तव्य निभाते हैं वे फांसी देने वाले होते हैं, इसलिए वह इस नरक में एक नायक के रूप में नहीं जाएगा। वह जेल में उस चीज के रूप में प्रवेश करेगा जिसे कैदी सबसे ज्यादा डरता है, सबसे ज्यादा फांसी देने वाला। वह खुद को उनके नए सुधार अधिकारी के रूप में पेश करता है, लेकिन ये लोग जानते हैं कि वह कौन है, एक नायक जैसे वह उस वर्दी में क्यों है। हालांकि यह वास्तव में मायने नहीं रखता, क्योंकि वह वैसे भी मर जाएगा। जैसे ही ये कैदी उस पर हमला करते हैं, वह पहले वाले में एक टायर के आकार का छेद मारता है और बाकी को हमले की हवा से कुचलते हुए उड़ा देता। वह अपने सूट के अंदर रखा माइक्रोफोन उठाता है और कहता है कि सरकार के आदेश के तहत ग्राउंड फ्लोर से लेकर सभी फ्लोरों तक, जिसमें 5वें बेसमेंट फ्लोर भी शामिल है, तुरंत निष्पादित किया जाएगा। कैदी स्वाभाविक रूप से इस बात से नाराज हैं कि उन्हें निष्पादित किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इसके लायक नहीं है। गन्यू कहती है कि उन्होंने पहले ही अनगिनत जिंदगियां ली हैं, जब उनका समय आता है तो वे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। वे सभी अपनी रक्षा करने की कोशिश कर। एक जिसका नाम कलिता है चिल्लाता है कि उसने इतनी सारी हत्या नहीं की, उसने 2 लोगों की हत्या की। एक और जिसका नाम ब्रूक्स है ने केवल इसलिए 7 लोगों को काट डाला क्योंकि उसे ऐसा करने का मन था। एक और जिसका नाम कीड है ने इस देश की युवा जनसंख्या के खिलाफ घिनौने काम किए हैं। वे सभी चिल्लाते हैं और वकील की मांग करते हैं, लेकिन उनमें से एक जिसका नाम गुवोन चोई है, जिसने 5 लोगों को मारा, देखता है कि यह नया गार्ड दूसरों द्वारा विचलित हो रहा है ताकि वह अपनी क्षमता के साथ तेजी से बाहर निकल सके। वह ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही गन्यू उसे महसूस करती है, वह सचमुच उसका सिर उड़ा देती है, जिससे बाकी लोग चुप हो जाते हैं। वह उसे एक सरल विकल्प देगा, वे या तो अपने दमन उपकरण वापस पहन लेते हैं और अपनी कोशिकाओं में लौट जाते हैं और अपनी फांसी का इंतजार करते हैं, या वे अभी उसके हाथों से मर सकते हैं। उनमें से एक उसे बकवास करना बंद करने के लिए कहता है। अंतिम विकल्प बहुत बेहतर है, वे वैसे भी मरने वाले हैं, क्यों ना सही करते हुए लड़ें। उसकी बातचीत की शर्तें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वह किस तरह का गार्ड है? गैंग यू नोट करता है कि वह कुछ गलत समझ रहा है। यह कोई बातचीत नहीं है, यह उन पर दया दिखाने का अंतिम मौका है जो वह उदारता से उन्हें दे रहा है। अन्य लोग बात करने लगते हैं। सामान्य सहमति यह है कि उन्हें आत्मसमर्पण करना चाहिए, लेकिन तभी वह आदमी जो पहले बोला था अपनी शक्ति से सभी को सुनने के लिए चिल्लाता है, जो निश्चित रूप से उन्हें सुनने पर मजबूर करता है। नायक हो या नहीं, वह अकेला है, वह एक बार में सभी के साथ नहीं निपट सकता। वास्तव में उसने पहले एक दूसरे स्तर के नायक को मारने में सफल रहा, और टीम वर्क सफलता का रहस्य था। इससे कैदियों को नई आत्मविश्वास मिलती है और वह आदमी उन्हें अपने पीछे इकट्ठा करता है। उन्हें डरना नहीं चाहिए इस बदमाश से, उन्हें जल्दी से उससे निपटना चाहिए और फिर से दुनिया में बाहर जाना चाहिए। गैंगयू इस उकसाने वाले को देखता है और सोचता है कि वह वही होना चाहिए जिसके बारे में वार्डन ने उसे बताया था। अपने कार्यालय में सायुन ने समझाया कि रुकुलस के कैदियों को उनके खतरे के स्तर के अनुसार समूहित किया गया है, जो कई लोगों को मार चुके हैं। पहले बेसमेंट फ्लोर पर लगभग 10 या उससे अधिक अपराधी हैं जो पूरे शहरों को खतरे में डालते हैं। दूसरे फ्लोर पर लगभग समस अपराधी हैं। दूसरे फ्लोर पर लगभग समसे अपराधी हैं जो पूरे शहरों को खतरे में डालते हैं। तीसरे फ्लोर पर 10 लोग हैं जो पूरे देशों को गिरा सकते। चौथे बेसमेंट फ्लोर पर केवल 5 लोग हैं जो महाद्वीप के लिए खतरा है, और 5वें बेसमेंट फ्लोर पर हुआंग और 2 अन्य हैं जो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। उसे पता है कि यह बहुत कुछ मांगने जैसा है, लेकिन सौभाग्य से उसे केवल उनमें से कुछ का सामना करना होगा, क्योंकि ये कैदी दिन के अंत में अभी भी अपराधी हैं। चाहे वे दूसरे या 5वें फ्लोर पर हों, वे निश्चित रूप से एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। बोरियत या शुद्ध आनंद के कारण एकमात्र जगह जहां यह अलग है वह ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि उस स्थान के सभी कैदी एक आदमी हाइलासन के तहत एकजुट है। उसके पास एक विशेष सुपर पावर है जो उसके चारों ओर के लोगों को सशक्त बना सकता है। गैंग यू कहता है कि उसने 6 अपराधियों के साथ एक अस्पताल पर हमला किया ताकि 7 लोगों और एक दूसरे स्तर के नायक हेज को मार सके। कुल मिलाकर 8 लोग। हाइलासन कहते हैं कि वह गलत है। वास्तव में यह 10 लोग थे, क्योंकि नायिका महिला जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती। यह सुनकर गैंग यू वार्डन को बुलाता है और कहता है कि वह थोड़ी ताकत का उपयोग कर सकता है, इसलिए वह सोचता है कि क्या यह जेल काफी मजबूत है। सेयुन उसे आगे बढ़ने की अनुमति देता है, जैसा कि यह किसी भी स्थिति में नहीं टूटेगा। इसके साथ गैंग यू जानता है कि उसे कोई भी पंच नहीं रोकना चाहिए, लेकिन हेलिसन को विश्वास है कि वह सिर्फ ब्लुफ कर रहा है, क्योंकि उसने उस हीरो समूह में बहुत कम किया था जिसमें वह था। समानता, उसने शायद सभी को बलिदान देकर हुआंग को पकड़ लिया और अंतिम प्रहार किया। हालांकि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे उनसे माफी मांगने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि वह उसे अभी उनके पास भेजने वाला है। वह अपनी क्षमता का उपयोग करता है ताकि उसके चारों ओर सभी को मजबूत किया जा सके। इस हद तक की शक्ति की लहर उनके सिर तक पहुंच जाती है और वे सभी एक साथ गैंग यू पर हमला करते हैं। एक पल में एक ही प्रहार से वह अधिकांश को बाहर निकाल देता है। हेलिसन का चेहरा गिर जाता है जब वह यह देखता है, लेकिन गैंग यू अभी खत्म नहीं हुआ है।
क्योंकि वह इतनी जोर से जमीन को पीटता है कि इससे सभी उड़ जाते हैं और यहाँ तक कि पूरी जेल भी कांप जाती है। पहली बेसमेंट मंजिल पर एक आदमी इस गरज को नोटिस करता है और सोचता है कि क्या वास्तव में यही गैंग यू है। हिल्सन अपनी पूरी आवाज में चिल्लाता है और दूसरों से कहता है कि वे आ रहे गैंग यू को रोकें, लेकिन वे जितना चाहे कोशिश करें वह रुकने वाला नहीं है और वह सभी के बीच से तेजी से दौड़ता है, उन्हें आधा काट देता है इससे पहले कि वे इसे समझ भी सके। वे सभी ओलों की तरह जमीन पर गिर जाते हैं और गैंग यू पुष्टि करता है कि ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से निष्पादित किया गया है। अगला लक्ष्य एकांत कारावास की कोशिका होगी। ऐसा करते हुए वह सोचता है कि उसने पहले ही कितनों को मारा, शायद सैकड़ों, और वह कैदियों से मिलता है। वह उन्हें वही चेतावनी देता है, उपकरण वापस लगाओ या मर जाओ। आखिरी लोगों में से एक जिसने उस पर हमला करने की कोशिश की, उसका सिर दूसरों की तरह उड़ा दिया गया, जबकि उसका दोस्त तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और उपकरण वापस लगाना चाहता था। हालांकि यह सिर्फ एक चाल थी ताकि वह गंग यू पर बड़े विस्फोट से अचानक हमला कर सके। उसे हिट करने में खुशी हुई, लेकिन गंग यू को इस कमजोर से कोई खरोच भी नहीं आई। फिर भी यह उसे कुछ याद दिलाता है जो एक पकड़े गए खलनायक ने टोमाई से कहा जब उसने उसे वह उस बेवकूफ़ पर तरस खाती है जिसके पास कोई शारीरिक प्रकार की क्षमता नहीं है, क्योंकि वे अपने हाथों से किसी को कुचलने का आनंद नहीं ले सकते। गंग यू को ऐसी क्रूरता करने से कोई भावना महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे वह अपने मुट्ठियों से अंडे कुचल रहा हो। बहुत आसान। वह अंततः एक बड़े हिरासत कक्ष में पहुंचता है जहां अंदर का आदमी नोट करता है कि उसे पता था कि यह वही था जिसने यह सब हंगामा किया। लेकिन यह कितना समय हो गया है और असी ने जरूर गया है। यह चक फील्डर है जिसे कई मामलों में नरभक्षण, वह यह देखकर खुश है कि उसने एक नई नौकरी पाली है, लेकिन वह इसके साथ खुश नहीं दिखता। गंग यू अपनी चेतावनी देता है, लेकिन चक बस कहता है कि उसे अपनी आत्मा में पता था कि वे फिर से मिलेंगे। वह यहाँ तक कि उन्हें पहली बार याद करता। क्या उसे याद है जब उसने उस स्वादिष्ट स्टू के बर्तन को देखा था जो उसने तैयार किया था और उसने उसे एक और लेने के लिए प्रेरित किया था? क्योंकि वह मानव मांस से अधिक स्वादिष्ट कुछ नहीं पाने वाला है, वह इसकी गारंटी दे सकता है। वह इतना गुस्से में था कि उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जिस सुनहरे बालों वाली लड़की के साथ वह था उसने उसे रोक दिया। उसे उस समय पता था कि वह उसके निर्णय से बहुत गुस्सा था। उसे लगा कि उसके साथी बेवकूफ़ों का एक समूह है ना? गैंग यू उसके बकवास से थक चुका है और मानता है कि वह मरने का चुनाव करता है। चक पूछता है कि क्या उसे पता है कि वह लोगों को क्यों मारता है, लेकिन गैंग यू को इसकी परवाह नहीं है और उसका सिर काट देता है। फिर भी चक अभी भी बोलता है और बताता है कि वह यह इसलिए करता है ताकि वे उसे याद रखें। जब भी वह किसी को मारता है वह उस क्षण में एकमात्र व्यक्ति बन जाता है जिसके बारे में वे सोचते हैं। वह अपनी शक्ति का उपयोग अपने शिकार की यादों को उनकी आंखों में अंकित करने के लिए कर सकता है ताकि वे उसे कभी ना भूलें, भले ही वे मर जाए। यह उसकी सुपर पावर है, भ्रांति। अपने बिंदु को साबित करने के लिए वह कहता है कि वह हर व्यक्ति को याद करता है जिसे उसने मारा है और उन्हें एक एक करके नामित करेगा। जैसे ही वह ऐसा करने की कोशिश करता है, गैंग यू उसका हाथ काट देता है और कहता है कि यही कारण है कि वह एकांत में था। वह वास्तव में उसके उस बदसूरत चेहरे को निशाना बना रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी शक्ति उतनी सर्वशक्तिमान नहीं है जितनी वह मानता है। चक बस हंसता है और मरने से पहले कुछ पूछने की इच्छा करता है। क्या वह इस जगह तक पहुंचते समय मारे गए लोगों को याद करता है? गैंग यू कहता है कि वह नहीं याद करता क्योंकि वे सभी याद रखने लायक बेकार कीड़े हैं। यह ध्यान में रखते हुए चक अपनी क्षमता का उपयोग करता है गैंग यू के सभी मृत साथियों को दिखाने के लिए, क्योंकि वह वास्तव में उनकी मुलाकात को याद करना चाहता है। उन्हें देखने के बाद भी गैंग यू अपने पुराने दोस्तों को मक्खन की तरह काटता है और पूछता है कि क्या यही सब है। चक को विश्वास नहीं होता कि उसने अपने लोगों पर तुरंत हमला किया, लेकिन वह इसे इस तरह नहीं देखता। वे सिर्फ भ्रांतियां हैं जो कुछ नहीं मतलब रखती। इसके अलावा वह अब उनमें से नहीं है, वह एक सुधार अधिकारी है। अपने अंतिम क्षणों में चक कहता है कि वह एक गार्ड नहीं, वह एक दानव के समान है जो हुआंग से ज्यादा अलग नहीं है। भले ही वह इसे स्वीकार नहीं करेगा, यह निश्चित रूप से गैंग यू के साथ रहेगा। 5वें बेसमेंट स्तर पर हुआंग बेहद बोर हो रहा है, क्योंकि जिस महिला को उसने मारने की कोशिश की वह प्रतिक्रिया नहीं दे रही है और वह उसे छू भी नहीं सकता। क्योंकि यह इस स्थिति में आ गया है, शायद उसे यहाँ इंतजार करने के बजाय ऊपर जाना चाहिए। एक अज्ञात बेसमेंट फ्लोर पर एक आदमी मिस सिंघा से पूछता है कि वे कब हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, लेकिन वह गैंग यू पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है और कहती है कि वह उसका पति बनेगा, चाहे कुछ भी हो। उसके बगल में खड़ा आदमी कैनिस नोट करता है कि पहले उसने कहा था कि हुआंग उसका पति बनने वाला है। लड़की बाटो कहती है कि वह सही है। क्या उन्होंने पहले स्थान पर हुआंग को बचाने के लिए ईएमपी का हमला नहीं किया था? कैनिस यह भी कहता है कि वह आदमी एक नायक है, इसलिए वह मानवता की प्रगति के लिए एक बाधा है। सिंघा बताता है कि दोनों उसे चुनने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि बहुविवाह अवैध है। उसे नहीं पता कि किसे चुने, क्योंकि दोनों में अच्छे गुण हैं, लेकिन चूंकि यह स्थिति आ गई है, जो जीवित रहेगा वह उसका पुरुष बनेगा। आखिरकार सैयुन जेल में प्रकट होती है और गंग यू को जमीन के तल को जल्दी संभालने के लिए बधाई देती है। कैदियों की शक्ति बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वह नीचे जाएगा, इसलिए वह आराम करने का सुझाव देती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह अभी नीचे जाने वाला है। वह समझती है, लेकिन जब तक वह अभी भी वहाँ है, एक एहसान मांगना चाहती है। उन्हें निचले मंजिलों पर कुछ जीवित सुधार अधिकारियों से संकेत मिल रहे हैं, इसलिए अगर वह कर सके तो उसे उन्हें बचाना चाहिए ताकि वे अपने परिवारों के पास लौट सके। वह पूछता है कि कितने अधिकारी जीवित हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता, क्योंकि संचार उपकरण सभी खराब हो गए हैं सिवाय 5वें मंजिल के। ऐसा लगता है जैसे कोई चाहता है कि वे वहां किए गए अत्याचारों को देखें, चाहे वे कितने भी भयानक क्यों न। टीम पुष्टि करती है कि वे पहले बेसमेंट फ्लोर को खोलने के लिए तैयार है और वार्डन ने भी प्रक्रिया को अधिकृत किया है।
गंगयू के लिए उसके अंतिम शब्द चेतावनी के हैं, क्योंकि उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कैदी निश्चित रूप से पहले से अधिक मजबूत हों। जैसे ही भारी धातु के दरवाजे खुलते हैं, गंगयू को दो तरफ से दो मजबूत अपराधियों द्वारा हमला किया जाता है, जबकि जब बाकी लोग उसे खत्म करने के लिए रेंज हमले कर रहे हैं, सेयुन गंगयू के लिए चिंतित और परेशान हो जाती है। लेकिन कोई नीचे से आता है और कहता है कि उसे अपनी समस्याओं की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उसे जल्द ही बहुत सारी समस्याएं होंगी। वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसने वास्तव में वार्डन को, अब वह उसके चेहरे पर से वह घमंडी मुस्कान मिटा सकता है। वह दूसरों को अपनी पकड़ के बारे में ब्रक करने के लिए बुलाता है, लेकिन वे सभी मर चुके हैं और वह जल्द ही उसी भाग्य का सामना कर चुका है। गंगयू वार्डन को चेतावनी देता है कि वह खुले दरवाजे के करीब ना रहे। अब उसके लिए यह सुरक्षित जाने से पहले वह उसे एक अंतिम बात बताती है कि टोमोकी, जो खलनायक है जिसे टोमाई ने पकड़ा था, उस स्तर पर है जहां वह जा रहा है, लेकिन गंगयू पहले से ही जानता था। पहली बेसमेंट मंजिल पर एक निश्चित इंसुलेशन सेल में अन्य लोग हलचल सुनते हैं और सोचते हैं कि क्या बाकी लोग बाहर निकलने में सफल हुए, लेकिन टोमोकी उन्हें बेवकूफ़ कहता है। वे नहीं निकले, क्योंकि कोई भी अपने हमलों से इतनी आवाज़ नहीं कर सकता। भले ही उसने उन्हें रहने के लिए कहा, वे नहीं सुनेंगे। उसे मौत की सजा दी गई है क्योंकि उसने 10 नायकों को मारा, और एक पूर्व नायक जो अब दूसरों का मजाक उड़ा रहा है कि वे खलनायक बन गए। उनमें से एक उससे नाराज हो जाता है और पूछता है क्या वह मरना चाहती है। टोमोकी बस उसके चेहरे पर हंसता है, क्योंकि वे सभी नागरिकों को मारने के लिए यहाँ हैं। उन्होंने शायद कभी भी क्षमताओं वाले नायकों को नुकसान नहीं पहुंचाया है, और वह कहता है कि वह उसके साथ लड़ सकता है। क्या वह इतना आदमी थक गया है और कहता है कि वह उसे मार डाले। वह अभी खुद को मार डालेगा यह देखने के लिए कि कैसा लगता है, लेकिन टोमोकी उसे पूरी तरह से बदलने नहीं देती, क्योंकि वह तुरंत उसे 2 टुकड़ों में काट देती है और पूछती है कि क्या उसे इससे वह मिला जो वह चाहता था। उसने एक नायक के रूप में अनगिनत खलनायकों को पकड़ा और उन लोगों के खिलाफ लड़ना सीखा जिनके पास ये सुपर पावर है। उसने इसका इस्तेमाल कई नायकों को मारने के लिए भी किया, इसलिए उन्हें सभी को उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें सिखा सकती है कि इन नायकों का शिकार कैसे करना है। और शामिल होने के लिए एक बोनस के रूप में वह उन्हें गोंगयू की क्षमताओं के बारे में बताएगी। जो अन्य उसे चुनौती नहीं देना चाहते, वे पूछते हैं कि वह गोंगयू की क्षमताओं के बारे में कैसे जानती है, लेकिन वह फिर से नोट करती है कि वह भी एक नायक रह चुकी है, इसलिए उसे अधिकांश नायकों के बारे में कई बातें पता। उनमें से एक सोचता है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वह पहले समानता का हिस्सा था, जिसका मतलब है कि वह एक पहले श्रेणी का नायक है। इसके विपरीत वह सबसे अच्छी स्थिति में तीसरे स्तर की है। टोमोकी बस हंसती है और समझाती है कि जब रियोसा उस समूह की नेता बनी तो उसने पूरे नायक उद्योग को सुधारना शुरू किया। उसने जो पहला काम किया वह यह था कि नायक होने का क्या मतलब है, इसे परिभाषित करना, और सभी को खलनायकों को मारने से मना कर दिया, चाहे जो भी हो। उसने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया जिसने कई नायकों को एक साथ प्रशिक्षण दिया, और अंत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उसने पूरी तरह से श्रेणीकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया। जो पहले नायकों को रैंक करती थी, वे यह सोच सकते हैं कि वह उन्हें यह सब इतिहास क्यों बता रही है, लेकिन श्रेणी प्रणाली पहले ही हटा दी गई थी। यह गंगयू टीम में शामिल हो गया। किसी ने उसे उस समूह में शामिल होते नहीं देखा, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए ज्यादा उपलब्धियां नहीं थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से अफवाहें फैलने लगी। कुछ ने कहा कि उसके पास शक्तिशाली संबंध है, और दूसरों ने यह माना कि रियोसा उसकी प्रेमिका है। आदमी सहमत है कि कुछ अजीब है, क्योंकि उसने कभी गंगयू को लड़ते नहीं देखा, लेकिन उसने कुछ ही सेकंड में ग्राउंड फ्लोर को साफ कर दिया, जिसका मतलब है कि वह कम से कम एक दूसरे स्तर का हीरो है। वे किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं लड़ सकते हैं ना। टोमोकी उसे कहता है कि इतना डरपोक मत बनो। ग्राउंड फ्लोर कमजोर बदमाशों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि इस कमरे में हर कोई जिन्होंने हजारों लोगों को मारा है उन्हें खत्म कर सकते थे, जिसमें स्पीच भी शामिल है, जिसने 54 लोगों की हत्या की। वह गंगयू को कमजोर नहीं कह रही है, बल्कि इसके विपरीत, लेकिन उसे पता है कि उसकी कमजोरी क्या है। यही कारण है कि वह सोचती है कि वे उसे आसानी से शिकार कर सकते हैं। स्पीच पूछता है कि क्या वह सुनिश्चित है कि जो उसे पता है वह वास्तव में उसकी कमजोरी है। टोमोकी उन्हें कहता है कि वे इतने अनिर्णायक मत बनो, क्योंकि उनके पास वैसे भी ज्यादा विकल्प नहीं है। या तो वे उसके साथ शामिल होते हैं या अकेले उससे मिलते हैं। स्थिति को देखते हुए उनमें से अधिकांश उसके साथ शामिल होने का निर्णय लेते हैं, और स्पीच भी सहमत होता है। और क्षमताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहली श्रेणी शारीरिक प्रकार की सुपर पावर है, जो उपयोगकर्ता के शरीर को मजबूत या संशोधित करती है। दूसरी श्रेणी निर्माण प्रकार की सुपर पावर है, जो हवा से भौतिक चीजें बनाने की क्षमता। और तीसरी श्रेणी विशेष प्रकार की सुपर पावर है, जो अन्य सभी शक्तियां हैं जो पहली और दूसरी क्षमताओं में नहीं आती। सभी कैदी अपनी अपनी कोशिकाओं के सामने खड़े हैं जब गंगयू रिवर्स और स्पीच अपने मस्तिष्क तरंग संचार क्षमता का उपयोग करके सभी को एक ही तरंगों से जोड़ता है, जिससे वे गंगयू को देख सकें हर जगह। और टोमोकी सोचती है कि उसके पास शारीरिक प्रकार की सुपर पावर है, ठीक उसी तरह जैसे उसके पास है। वह सोचती है कि उसे उसकी कमजोरी का पता है, क्योंकि उसने उसे एक बार ट्रेन करते देखा था जब वह अभी भी एक हीरो थी। वह एक रोबोट के खिलाफ था जो तुरंत उसे धमाका करने के लिए गया। गंगयू एक बार फिर उन्हें अपने उपकरण पहनने या मरने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक धमाका उसे हिट करता है, जिसे वह बचने की कोशिश भी नहीं करता। यह उसकी कमजोरी है, वह किसी भी हमले से बचने से इनकार करता। इसलिए टोमोकी ने चालाकी से उन कैदियों को कोशिकाओं के पीछे रखा जिनके पास निर्माण और विशेष प्रकार की क्षमताएं थी, ताकि उन पर हमले कर सके। उसे यह भी पता था कि उसने हमलों से बचने से क्यों इनकार किया, क्योंकि उसे बस इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यही कारण है कि उसने उस पर कुछ जोड़ा। हमलों की बौछार जैसे ही गंगयू अचानक गिनती करके लिपटा हुआ है, गिनती करने योग्य कई दमन उपकरण। जब यह सब हुआ, उसने सभी को आदेश दिया कि वे गार्डों के शवों की खोज करें और दमन उपकरण ढूंढें, लेकिन स्पीच को आशंका थी कि क्या ये उसके खिलाफ काम करेंगे,
क्योंकि ये केवल पहले बेसमेंट फ्लोर स्तर के हैं। उसने कहा कि यह ठीक है, उन्हें केवल उसे दबाने के लिए उनमें से बहुत सारे चाहिए। यदि वह दूसरे स्तर का है तो जश, और यदि वह पहले स्तर का है तो पनपाशा, हालांकि यह असंभव है। उसने मिलियन को आदेश दिया, जो किसी भी वस्तु को किसी भी लक्ष्य पर लॉक कर सकता है, उन्हें पकड़ने और उस पर हमला करने के लिए तैयार होने के लिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह सुरक्षित रहना चाहती है। उन्हें उस पर सबसे उपकरण लगाने चाहिए, उन्हें उस पर सबसे उपकरण लगाने चाहिए। अन्य लोग जश्न मनाना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, मुंह चढ़ाते हैं, क्योंकि तोमोकी की योजनाओं में खामियां स्पष्ट होने लगती हैं। पहली खामी यह थी कि गैंग्यू किसी भी पहले स्तर के नायक से कहीं अधिक शक्तिशाली। स्पीच पुष्टि करती है कि उसने सभी दमन उपकरण तोड़ दिए, जिससे तोमोकी भ्रमित हो जाती है। लेकिन अन्य लोग उससे चिल्लाते हैं कि उन्हें अगले अगले चरण के बारे में बताएं, क्या वे इसे शुरू करें। वह सभी को दूसरे चरण की शुरुआत करने के लिए कहती है, जो कुछ गार्डों को पावर पॉइंट पर पकड़ना है और उसे चेतावनी देना है कि वह करीब ना आए, क्योंकि निर्दोष लोग मर जाएंगे। जब वे बात करना समाप्त करते हैं तो तोमोकी की योजना में दूसरी खामी प्रकट होती है। उसने सोचा कि गैंग्यू के पास केवल एक शारीरिक क्षमता है। अन्य लोग दर्द और पीड़ा में मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं बताया गया था कि उसके पास इस प्रकार की क्षमता है। गाइस, ये न्यू मांगा था। सॉरी गाइस, थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आ रही हो। बाकी ये ट्राई मांगा है। अगर ये पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि इसे आगे कंटिन्यू करें या ना करें। बाकी पल पुराने मांगा के भी 2 एपिसोड अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज घर में बहुत काम है तो एडिट नहीं कर पा रहा। और गाइस प्लीज सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया दोस्तों।